हेलो एवरीबॉडी। तो आज है डिकोडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का एपिसोड 3 और इस सीरीज में हम कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस को सुलझाते हैं। आज के इस वीडियो के लिए मैंने चूज किया है आर्टिकल 13 का क्लॉज 1, जिसमें काफी सारा डॉक्ट्रिन है और काफी लेंदी भी है ये आर्टिकल। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 क्या कहता है? All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, यानी कि ऐसे सभी लॉज जो इंडियन टेरिटरी में लागू होते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी कि यहाँ पर पार्ट 3 की बात हो रही है कि अगर वो लॉज पार्ट 3 के साथ में इनकंसिस्टेंट है, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड, यानी कि जिस लिमिट तक, जिस हद तक वो लॉज करंट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, हमारे देश के संविधान के साथ में इनकंसिस्टेंट है, उनको हम हटा देंगे, वो लॉज लागू नहीं हो सकते। तो ये है सिंपल रीडिंग में क्लॉज 1, लेकिन इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है समझने को। तो सबसे पहले जो चीज इसमें बोली गई कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के रिगार्डिंग डील करता है, यानी कि जो लॉज 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले से हमारे देश में एग्जिस्ट करता है और जो तब लागू भी होते थे, ठीक है। वो लॉज अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिकली पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट वाले पोर्शन के साथ में इनकंसिस्टेंट हो रहा है, उसको वायलेट कर रहा है, तो वो लॉ वॉइड होगा। वॉइड होने का मतलब ये है कि उस लॉ की कोई भी एप्लीकेबिलिटी वहां पर नहीं रहेगी, वो वॉइड है। ओके, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो प्रोविजन है वो ये कहना चाहता है कि फंडामेंटल राइट्स का कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। रेट्रो टर्म का मतलब क्या है? रेट्रो मतलब जो पुराना हो, बैकडेट मतलब तब जो लॉज थे वो तो थे, लेकिन आफ्टर 1950 उसके बाद से ऐसे लॉज लागू नहीं हो सकते, ठीक है। लॉज तब से वॉइड हुए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब इस पर्टिकुलर रूल के साथ में दो डॉक्ट्रिन्स लागू होती है, एक है रूल ऑफ सेवरेबिलिटी और एक है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि रूल ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहता है। रूल ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि आर्टिकल 13 के इस क्लॉज के वजह से पूरा का पूरा एक्ट इनऑपरेटिव नहीं होता है। ये इनऑपरेटिव सिर्फ उतने हद तक करेगा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को जितना वो करंट हमारे फंडामेंटल राइट्स के पोर्शंस के साथ में इनकंसिस्टेंट हो। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसरा। इस केस में बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के सेक्शन 8 को अल्ट्रावायरस हेल्ड किया गया। किस ग्राउंड पे? इस ग्राउंड पे कि वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा था। लेकिन बोला गया कि इस एक्ट से अगर हम उन इन्फ्रिंजिंग या इनवैलिड प्रोविजंस को हटा देते हैं तो बाकी का जो पूरा एक्ट है वो इफेक्टिव रहेगा, वो एप्लीकेबल भी रहेगा, लागू रहेगा। तो कोर्ट ने कहा कि जब कोई भी डिसीजन आता है जिससे किसी भी एक्ट के कुछ प्रोविजंस को हम इनवैलिड बताते हैं, इससे पूरा का पूरा एक्ट इनएफेक्टिव या इनवैलिड नहीं हो जाता। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि अगर किसी भी एक्ट के जो इनऑपरेटिव पार्ट है या जो वायलेटिव पार्ट है उसको बाकी के स्टैट्यूट से अगर हम अलग कर सकते हैं और अलग करने के बाद बाकी का जो स्टैट्यूट बचता है वो उस स्टैट्यूट का जो गोल है उसको अपहोल्ड रखता है, तब हम रिमेनिंग स्टैट्यूट के पोर्शंस को यूज कर सकते हैं और जितना पोर्शन फंडामेंटल राइट के साथ में इनकंसिस्टेंट है सिर्फ उतने को ही हम हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि कुछ कुछ स्टैट्यूट्स के जो प्रोविजंस है वो इतना ज्यादा इंटरट्विन्ड हो सकते हैं कि जो इनऑपरेटिव पार्ट है या वायलेटिव पार्ट है वो बाकी के स्टैट्यूट से अलग ही नहीं हो पाते। तब ऐसे में क्या करना होगा कि पूरे के पूरे स्टैट्यूट को ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सेवरेबिलिटी का रूल उस जगह पर ही लागू होगा जहां पर उस स्टैट्यूट के कुछ पोर्शंस को हटाने के बावजूद भी बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो प्रॉपर मीनिंगफुल है
और उस स्टैट्यूट के लेजिस्लेचर के बनाने के पीछे का जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है उसको अपहोल्ड रखता है, तब जाकर ये रूल ऑफ सेवरेबिलिटी काम करता है। अब इसके साथ में जो दूसरा डॉक्ट्रिन आता है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब एक्लिप्स का मतलब क्या है? ग्रहण। तो मान ले कि सोलर इक्लिप्स हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि सन, मान ले बीच में मून आ गया और पीछे अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ में से हम लोगों को जब तक मून बीच में है कुछ समय तक सन नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि सन वहां से गायब हो चुका है ही नहीं? ऐसा तो नहीं होता ना, सन तो है, बस हमको नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से रूल ऑफ सेवरेबिलिटी के थ्रू हम जिन स्टैट्यूट के पोर्शंस को हटा देते हैं या जिन स्टैट्यूट्स को हम कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो सेवर मतलब ऑपरेटिव पार्ट उसका इनऑपरेटिव पार्ट से सेवर नहीं हो पाया, इसके वजह से वो स्टैट्यूट्स कहीं गायब नहीं होते, वो रहता है, वो इक्लिप्स्ड कंडीशन में रहता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के जिन प्रोविजंस के वजह से वो स्टैट्यूट आज इनऑपरेटिव हुआ, ठीक है, जिस दिन उस पर्टिकुलर प्रोविजन में कोई भी ऐसा अमेंडमेंट आएगा जिसके वजह से वो फंडामेंटल राइट थोड़ा बहुत बदल जाएगा और जो प्रीवियस स्टैट्यूट था जो करेंटली इनऑपरेटिव है वो इनऑपरेटिव नहीं रहता, तब जाकर वो स्टैट्यूट वापस से इन्फोर्स्ड हो जाता है। यानी कि जिन स्टैट्यूट्स को हम करेंटली इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं, वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं, वो अगर फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट की वजह से थोड़ा सा भी उसमें ऐसा चेंज आता है जिसके वजह से वो प्रीवियस स्टैट्यूट अब वैलिड हो गया है, फंडामेंटल राइट का वो वायलेटिव नहीं रहा है, तब जाके वो स्टैट्यूट वापस से लागू होना शुरू होगा। यानी कि उस स्टैट्यूट के ऊपर जो इक्लिप्स लगा था वो इक्लिप्स अब हट चुका है और स्टैट्यूट वापस से अब इन्फोर्सेबल है। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है उन पर लागू होता है। जो भी स्टैट्यूट्स कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बना है उन पर ना तो ये रूल ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई होता है ना ही डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाई होता है। सिर्फ और सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए ये दो डॉक्ट्रिन्स दिए गए हैं।